हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के बारे में बताऊंगा। स्केलेटल सिस्टम का ये पार्ट चल रहा है। इसके पहले 4-5 वीडियो मेरी स्केलेटल सिस्टम और सब वीडियो है मेरे चैनल पे। पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश मेरे चैनल का नाम है, पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश। उस पर ये वीडियो है। स्केलेटल सिस्टम का हम बोन की एनाटॉमी, बोन क्या होता है, बोन की एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी उसकी क्या होती है, बोन कितने प्रकार का होता है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, ये सब मेरी वीडियो इसके पहले है। डायरेक्शनल टर्म भी है, उसकी वीडियो है, आप उसमें प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के बारे में डिटेल करूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम या इसी का नाम है स्पाइनल कॉलम। इसी का नाम दूसरा होता है स्पाइनल कॉलम, और मिस अथवा या और मिस, या इसी का नाम होता है नॉर्मल अपनी भाषा में। कहाँ पर दर्द है तो देखिए ना, स्पाइन में दर्द हो गया। रीढ़ की हड्डी या अस्थि, रीढ़ की हड्डी या फिर अस्थि, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम। ये एक को हम लोग कहते हैं टोटल वर्टिब्रा कितना होता है एडल्ट में अगर हम बात करें तो टोटल वर्टिब्रा 26 होता है। लेकिन ये जो 26 होता है, लेकिन ये बना रहता है कितना, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम ये बना कितने बोन से है, एक्चुअल में 33 बोन से मिलके ये वर्टिब्रल कॉलम बना रहता है। एक को हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं, एक रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रा, और ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है जो कि फाइब्रो कार्टिलेज का बना रहता है। ये पैड की तरह, गद्दा की तरह काम करता है। कार्टिलेज क्या चीज़ से बना रहता है, क्या चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन पल्सेज दाल में, एग में, मीट मुर्गा, ये सब में आपको मिलता है। दूध में सबसे ज़्यादा, फल में प्रोटीन मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये एक को क्या कहेंगे हम लोग, वर्टिब्रा। और यही वर्टिब्रा अगर 33 वर्टिब्रा सेट हो जाए, ऐसे अटैचमेंट हो जाए, तो इसको एक कॉलम बना रहा है। तो किसका कॉलम बन रहा है, वर्टिब्रा का कॉलम बन रहा है। एक को वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा का पूरा कॉलम, जैसे 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं ना, मतलब सारणी बनाओ तो एक कॉलम बन गया, ये एक कॉलम बन गया। तो वर्टिब्रा का कॉलम बन रहा है, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम हम लोग कहते हैं। एक को वर्टिब्रा कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी, 2 वर्टिब्रा जुड़ता है फाइब्रो कार्टिलेज से, जो कि प्रोटीन का बना रहता है और फाइबर का बना रहता है। तो प्रोटीन खाइएगा, ये डिस्क कमज़ोर नहीं होगा, घिसेगा नहीं। 2 ठोस चीज़ है, वर्टिब्रा ठोस होता है तो सॉलिड चीज़ है, और बीच में क्या लगा दिए भगवान ने, क्या डाल दिया, डिस्क। अगर डिस्क ये कमज़ोर है, अगर प्रोटीन की कमी है तो कार्टिलेज की कमी होगी, कार्टिलेज कम होगा तो आपका जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क है, इंटर 2 वर्टिब्रा के बीच में जो रहता है, वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, वो घिसेगा। जब घिसने लगेगा, धीरे धीरे रैप्चर होने लगता है, वो ख़त्म होने लगता है, तो क्या होगा, ये बोन आपस में टकराएंगी, सॉलिड चीज़। अब कोई भी सॉलिड चीज़ घिसेगी जब, तो क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, उठने में, बैठने में, सोने में, सब में रीढ़ की हड्डी का आप शिकार हो जाइएगा, दर्द होगा बार बार। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से बोन आते हैं, और उसके कर्वेचर के बारे में हम लोग, झुकाव कैसे वो झुकाव रहता है उसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रा
टोटल कितना होता है, 33 वर्टिब्रा होता है, ठीक है। इस 33 वर्टिब्रा में 24 जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी कि हिलने डुलने योग्य होते हैं। मूवेबल मीन्स हिलने, ये हिलेगा डुलेगा, ठीक है। और जो 9 होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, यानी कि ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये फिक्स रहेगा, ये हिलेगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये जो हम लोग झुकते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, बेंड पूरा होते हैं, आगे तरफ पूरा बेंड होते हैं, ये सब ये वाली बोन मूवेबल जो होंगी वो हिलेंगी डुलेंगी, उसके वजह से होगा। कौन कौन सी होती हैं, ये आपका सैक्रम होती है, सॉरी आगे हम बता देते हैं, ये वर्टिब्रा आगे हम आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बताएंगे नाम तो, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं रीढ़ की हड्डी, आप तो जानते हैं रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा, ये है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक। आप देखिए इस चीज़ को, अब ध्यान से देखिए, ये जो है ब्रेन है, हेड है, स्कल है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है गर्दन का एरिया, ये गर्दन का एरिया, यानी यहाँ से लेके और ये उभारनुमा संरचना होती है, ये 7 होती है। और इस 7 को गर्दन की जो वर्टिब्रा, गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम लोग सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल अगर हो जाता है, सर्वाइकल बोन वर्टिब्रा अगर घिसने लगती है तो बहुत तेज़ दर्द होता है। तो कोई कहता है काहे कॉलर लगाए हैं, कॉलर इसलिए लगाए हैं कि ये जो 7 में कोई ना कोई या 7 या फिर में प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि वो जो ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें क्या हो गया है, या तो उसका ग्रोथ ज़्यादा हो गया है या उसके बीच का जो वर्टिब्रल डिस्क है वो घिस रहा है, ठीक है। बहुत सारा कार्य एक्सीडेंटल कहीं हो गया, चोट लग गया उससे, तो वो क्या करता है, कॉलर लगाता है कि ये जो बेंड, जो झुकाव ऐसे है, जो ये झुकाव है उस पर असर ना पड़े। ज़्यादा ऐसे करेंगे तो ये फैलेगी तो दर्द होगा। तो C1 से लेके और C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। और C1 से के बाद थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, लगभग यहाँ तक T12 होता है, ये 12 होता है। तो ये वाला जो रीजन है ये नेक रीजन है, गर्दन का रीजन है, नेक रीजन है, ठीक है। और जो ये है, ये वाला जो रीजन है ये चेस्ट का रीजन है, वक्षीय थोरेसिक रीजन है, सॉरी ये जो है ये एरिया कौन सा वर्टिब्रा इसमें पाया जाएगा, थोरेसिक वर्टिब्रा। और इस कौन सा रीजन होता है ये, और पीछे में है ये चेस्ट वाला रीजन, यानी गर्दन के ठीक पीछे यहाँ उभारनुमा जो संरचना होती है, और यहाँ से ले करके और रीढ़ की हड्डी जो लास्ट रीढ़ की हड्डी है 10th होती है, 2 तो पीछे में फॉल्स रिब्स होते हैं, रिब्स जब बताएंगे तो पूरा डिटेल। जो लास्ट आपको अनुभव हो जाए रिब्स, रीढ़ की ये रिब्स जो पसली जो आपको अनुभव हो जाए 10 वाली, उसी के लेवल में ये थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ आप हाथ लेके चले जाइएगा, वहीं पर क्या पाया जाएगा, ये रीढ़ की हड्डी थोरेसिक 12 पाया जाएगा, थोरेसिक 12 पाया जाएगा, थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। T1, T2, T3 ये पूरा ऐसे होगा। वैसे ही इसमें C2, C3, C7 तक होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन होगा, चेस्ट रीजन में, छाती का रीजन होता है ये,
चेस्ट रीजन, और ऊपर वाला क्या था, नेक रीजन में। तो नेक रीजन में कितने होंगे, 7 वर्टिब्रा होगा। कितना होगा, 7 वर्टिब्रा होगा, ठीक है, 7 वर्टिब्रा होगा। थोरेसिक में कितने होंगे, 12 होंगे। अब थोरेसिक के बाद L1 शुरू हो जाएगा और लंबर रीजन, और ये होगा आपका L1 से लेके, और ये 5 होता है, इसको हम लोग लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा, ये नोवेल के यहाँ से जहाँ पर ख़त्म हो रहा है रीड पसली, वहाँ से थोड़ा सा नीचे से शुरू कर दीजिए, L1, L2, L3, L4, L5, बहुत बड़ा बड़ा ये वर्टिब्रा। इन लोग के कंपैरिजन में, सर्वाइकल और थोरेसिक के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा बड़ा वर्टिब्रा होता है, ठीक है, गैपिंग भी होती है इसकी। और यहाँ पर जो L1, L2, L3 और L4 एक टॉपिक से हट के है बात, लेकिन वो जानकारी की चीज़ है। CSF की टैपिंग हम लोग नीडल यहीं पर ऐसे नीडल, लंबर पंचर नीडल इन करके बेंड करके शरीर में, बच्चा में खास करके जब मेनिंजाइटिस हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा मेनिंजस लेयर में, जो ब्रेन का लेयर होता है, तो ये जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, रीढ़ की हड्डी का पानी, तो कहता है ना उसको बुखार हो गया तो रीढ़ की हड्डी के पानी के जांच करने के लिए बाहर भेजा गया, तो रीढ़ की हड्डी का पानी को क्या कहते हैं, CSF, C फॉर सेरिब्रो, S फॉर स्पाइनल और F फॉर फ्लूइड। CSF होता है ये CSF, सेरिब्रो स्पाइनल और फ्लूइड, तरल पदार्थ होता है ये, जो कि पूरा न्यूट्रिशन ये वर्टिब्रल जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड को भी देता है और ब्रेन को भी देता है। तो ये जो टैपिंग अगर कोई पूछ दे, ये कहाँ से किया जाता है, L3 और L4 से, लंबर पंचर नीडल से, एक स्पेशल प्रकार के नीडल, वहीं से CSF का टैपिंग किया जाता है, वो लेबोरेटरी में जांच करने के लिए फिर भेजा जाता है। तो ये लंबर वर्टिब्रा 5 होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं सैक्रम, S1 से लेके और S5 तक होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। और ये, और लास्ट है, जो लास्ट है वो क्या होता है, कोकिक्स, CO से ले करके और ये C4 तक, तो ये वाला जो रीजन होता है वो होता है कोकिक्स, ठीक है, कोकिक्स वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा पूरा नहीं लिख रहा है। तो ये जो रीजन है S1 से ले करके और कोकिक्स के चौथे कोकिक्स तक, ये होता है पेल्विक, उधर का जो पेल्विक रीजन होता है। पेल्विक रीजन कहाँ पर होता है, ये है पेल्विक रीजन, ये है पेल्विक रीजन, ठीक है, सामने गर्भाशय वाले एरिया में, यूट्रस इसी में रहेगा। पेल्विक रीजन यानी नाभिल के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर होगा पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके ब्रेन में अटैच है, और कहाँ तक गई है, ये यहाँ तक, ठीक है, नीचे तक आप अनुभव कर सकते हैं। कोकिक्स को हम लोग कहते हैं टेल बोन, इसका दूसरा नाम होता है टेल बोन, पुच्छ अस्थियाँ, ठीक है। लंबर और सैक्रल डॉक्टर लिख देता है, एक्सरे करा के आइए, एक्सरे ऑफ LS स्पाइन, तो आपको एक्सरे, L मतलब लंबर का कराना है, और S मतलब सैक्रल, और ये दोनों लंबर से ले करके और ये पूरा ये लोअर बैक बनाती हैं। बैक का पार्ट, बैक मीन्स पीठ, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो लंबर से, और ये लोअर बैक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, खास करके लंबर वाला जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा होता है, पूरे बॉडी के भार को ज़्यादातर यही सहता है, ठीक है। ये हो गई वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल हो गया 7, थोरेसिक हो गया 12, लंबर हो गया 5, सैक्रल हो गया 5, और कोकिक्स बोन हो गया 4। टोटल कितने बोन हुए, 33 वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा हुआ, ठीक है।
अब देखिए इस वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है, तो पहला फंक्शन इसका क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन अच्छा एक चीज़ और शुरू में बताए थे कि 33 जो वर्टिब्रा है वो उसमें 24 जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, यानी थोड़े से हिलते डुलते हैं। किस प्रकार का ये हिलेगा डुलेगा, किस प्रकार का इसमें मूवमेंट होगा, तो ये स्लाइडिंग मूवमेंट होगा इधर और इधर, या फिर ऐसे हम लोग बेंड होंगे तो थोड़ा सा ये हटेगा अपनी जगह से, फिर ऐसे हम लोग बेंड होंगे तो ऐसे थोड़ा सा झुकेगा। तो ये जो हम लोग झुक पा रहे हैं या ऐसे कर ले रहे हैं या एक्सरसाइज करते तो ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट कौन सा वर्टिब्रा कहाँ तक वर्टिब्रा करता है, 24 में 7 और 12 19, और ये जो होते हैं और लंबर वाला ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है, 12 7 19 5 24 ये लगभग मूवमेंट करते हैं। और जो 9 होते हैं ये 5 और 4 सैक्रम और कोकिक्स ये मूवमेंट नहीं करते हैं। तो 24 मूवेबल वर्टिब्रा कौन कौन सा होता है, सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल ये मूव करता है ऐसे बेंड गर्दन को झुकाने में, ऐसे करने में, ऐसे करने में, ऐसे करने में, ये मूवमेंट करेगा। यानी कैसा मूवमेंट करेगा, इधर करेगा या फिर हल्का ऊपर ऐसे, अगर ये है और ये है एक डिस्क तो ऐसे एक मूवमेंट होगा, ठीक है, ऐसे हल्का ये, ठीक है, छोड़ेगा नहीं जगह। सर्वाइकल होता है, थोरिक्स होता है और आपका लंबर, और इमूवेबल कौन सा होता है, सैक्रल और कोकिक्स। ये चीज़ें हो गई। अब आपको हम बता रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, वर्टिब्रा का फंक्शन क्या है, क्या रीढ़ की हड्डी का काम है, फंक्शन। तो मेन प्रिंसिपल इसका 2 वर्क है। एक होता है ये सपोर्ट करता है, कॉमन सेंस की बात है, सपोर्ट टू किसको करता है, हेड को, ब्रेन ही को नहीं करता, पूरे हेड को करता है, एंड ट्रंक को, पूरे धड़ को, ये वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, ट्रंक धड़, ट्रंक मीन्स धड़, ये पूरा धड़ को ये सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा होगा ही नहीं, रीढ़ की हड्डी को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रेन कहाँ रहता, कमर के पास, फिर स्ट्रक्चर ही बदल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला है कि ये सपोर्ट करता है हेड और ट्रंक को, दूसरा करता है ये मान लीजिए ये जो हम लाल वाली जो फिगर ये बनाए थे ये एक्चुअल में ये इसको मान लीजिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये ब्रेन हो गया, और यहाँ से ऐसे इसको मान लीजिए आप स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ये वर्टिब्रा हो गया, वर्टिब्रा 33 वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी। इसी के अंदर से रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है, खोखली होती है, और इसी के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ले करके और सैक्रम के नीचे तक कोक्सियल रीजन तक फैला रहता है, और फिर वहाँ से यहाँ तक फैला रहता है, यहाँ तक ये पूरा रीढ़ की हड्डी यहाँ तक फैला है, ठीक है। और यहीं पर आपको स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड नर्व फाइबर होता है जो इम्पल्सेज को पूरे बॉडी के, लीवर किडनी के इम्पल्सेज को ले जाता है ब्रेन तक, फिर उससे रिस्पॉन्स कराता है, या रिफ्लेक्स अगर किल चुभ गया, प्रिक हो गया और तुरंत हम लोग हाथ हटा दिए तो गया, प्रिक हुआ तो सेंसरी गया। और स्पाइनल कॉर्ड एज लाइक ब्रेन की तरह काम करता है, तुरंत ब्रेन पर वो मैसेज नहीं कराता है, वो क्या कर देता है, वो कर देता है क्या, तुरंत एक रिफ्लेक्स आर्क देता है और तुरंत हाथ ऊपर हट जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैसेज को ले जाने में मदद करता है, मैसेज को ले जाने में। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रा 1 2 3 वर्टिब्रा, और ये यहाँ पर छिद्र है, और इसी छिद्र में रहता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दूसरा जो इसका काम होगा, जो वर्टिब्रा का दूसरा काम होगा, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स धागा, स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी। तो ये वर्टिब्रा अलग होता है, स्पाइनल कॉर्ड अलग होता है, नर्व अलग है, बोन अलग है। वर्टिब्रा बोन है और स्पाइनल कॉर्ड
नर्व का मोटर और सेंसरी का फाइबर है, यहाँ से एक बंडल बना लीजिए और ये ब्रेन है, और ब्रेन में से यहाँ से ऐसे नीचे तक लाई दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। और ये आएगा कहाँ से, वर्टिब्रा की रीढ़ की हड्डी जो छिद्र होती है गोलाकार, उसी से ऐसे ऐसे घेर देगा। अब यहाँ पर जब घिर गया और बाहरी आघात चोट लगेगा तो इसको लगेगा क्या, क्योंकि भगवान ने क्या किया, ये पूरे बॉडी के इम्पल्सेज को, मैसेज को नीचे से ले करके और ऊपर तक के लंबर वाले रीजन से बढ़ के दोनों पैर में चला जाता है, ये मैसेज को लेके जाता है। तो भगवान समझे कि इसको बोन ही बनाए। बोन का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। एक्सियल बोन का ऐसे भी काम है, प्रोटेक्शन करना। अपेंडिकुलर का हेल्प करना, चलने में, कूदने में, पकड़ने। मेरी वीडियो अगली जो होगी, ठीक है, पिछली है जो, उसमें आप देख सकते हैं। तो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को ये वर्टिब्रा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रूट भी आप कह सकते हैं कि मैसेज का, इम्पल्सेज का ये रूट भी है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कर्वेचर मीन्स होता है झुकाव। झुकाव कहाँ कहाँ पर रीढ़ की हड्डी में झुकाव होता है और उसका क्या काम है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये है रीढ़ की हड्डी का झुकाव। यहाँ से लेके, ये ब्रेन था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक C1 से लेके C7 यानी सर्वाइकल वाले रीजन, और T1 से लेके T12 तक, और यहाँ L1 से, ये थोरेसिक वाला रीजन है, और ये L5 तक, और फिर S1 से लेके S5, और ये CO मतलब कोकिक्स, CO से लेके C4 तक। तो ये वाला जो होगा सर्वाइकल होगा, सर्वाइकल रीजन। ये वाला थोरेसिक अभी हम बताए, ये वाला लंबर, और ये वाला सैक्रल, और ये जो है वो कोकिक्स है। अब झुकाव की बात करेंगे हम लोग, तो झुकाव एक वर्ड है, देखिए ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, और ये जो सरफेस है, ये उभारनुमा उभरा हुआ है, और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ये एरिया और ये एरिया खाली होता है। उभरा हुआ जो होता है, ये अगर दोनों हाथ को हम लोग जोड़ दें तो ये कॉन्केव हो जाएगा, यानी कि अगर इसको हम बीच से हाफ कट करें तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा और ये कॉन्केव होगा। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स बताने का यहाँ पर्पज़ ये है कि सेम ऐसे ही यहाँ कर्वेचर है। ये मान लीजिए ये आगे की तरफ का है, फ्रंट व्यू है, लेटरल से इमेजेज किया गया, फ़ोटो खींचा गया इधर से लेटरल साइड से, तो ये लेटरल साइड से दिखाया गया है। तो ये फ्रंट व्यू अगर है सामने से ऐसे, और रीढ़ की हड्डी यहाँ से दिखाई जा रही है, तो और ये बैक है, पीछे का पार्ट है। तो कर्वेचर कैसा बनेगा, तो कर्वेचर आपका ये है कर्वेचर, झुकाव। एक कर्वेचर यहाँ बन रहा है, एक कर्वेचर यहाँ बन रहा है, और एक कर्वेचर फिर लंबर वाले रीजन में बन रहा है, और एक कर्वेचर पूरा ये पेल्विक वाले रीजन में बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये सर्वाइकल रीजन में बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वाइकल कर्वेचर। थोरेसिक में बन रहा है तो थोरेसिक कर्वेचर, लंबर में बन रहा है तो लंबर कर्वेचर, और सैक्रल और कोकिक्स को मिला करके हम लोग कहते हैं पेल्विक कर्वेचर या सैक्रल कर्वेचर,
या ओवर और सैक्रल कर्वेचर झुकाव, ठीक है, ये झुकाव है। तो आप अनुभव भी कर सकते हैं कि यहाँ से वर्टिब्रा गई है और ऐसे जा कर के फिर यहाँ पर गैपिंग हो जाता है और फिर यहाँ उभर जाता है और फिर जाके ऐसे हो जाता है। तो ये जो कॉनकेव बन रहा है, कॉनकेव जो झुकाव बन रहा है, ये देखिए यहाँ कॉनकेव बना और यही कॉनकेव सामने की तरफ है, ये फेस सामने की तरफ है। एंटीरियर को क्या कहते हैं, आगे को एंटीरियर। तो ये वीडियो मिल जाएगी डायरेक्शनल टर्म का, उस पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। ये एंटीरियर है, ये कॉनकेव है। तो आगे का झुकाव ऐसे, अगर वर्टिब्रा ऐसे गया है और ऐसे, अगर आगे से हम लोग देखें तो ये आगे कॉनकेव बन रहा है और फिर यही कॉनकेव आके पीछे बन रहा है। तो आगे जो बनेगा कॉनकेव उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वाइकल कर्वेचर या एंटीरियर, आगे एंटीरियर। और ये क्या बना रहा है, कॉन्वेक्स बना रहा है, कॉन्वेक्सिटी, इंटीरियर कॉन्वेक्सिटी। और यही इंटीरियर कॉन्वेक्सिटी में प्रॉब्लम अगर सर्वाइकल के किसी भी C1, C2, C3, C4, C5, C7 जिसमें भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो जाए उसको हम लोग कहते हैं लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस या लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस मीन्स होगा गर्दन ऐसे झुक जाएगा, मीन्स एक्सेसिव, एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, कर्व हो जाएगा, ये कर्व इन सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के सर्वाइकल में एक्सेसिव कर्व है। अभी ऐसे है, अभी ऐसे है, अब ये क्या हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो गर्दन अभी ऐसे है, लेकिन अगर वही झुक जाए तो हम लोग ऐसे झुक के चलेंगे ऐसे। अब ये ऊपर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उसकी वर्टिब्रा क्या हो गई, ऐसे बेंड कर गई, उसको कौन सी बीमारी हो गई है, लॉर्डोसिस की बीमारी हो गई है, थोरेसिक, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद लॉर्डोसिस, ये जो झुकाव है इसको हम लोग कहते हैं ये पोस्टीरियर, अच्छा एक मिनट, ये एंटीरियर, एंटीरियर की तरफ ये कॉनकेव बना है और ठीक वही देखिए ये लंबर भी वैसे ही है जैसे सर्वाइकल है। तो लंबर वाला भी होता है एंटीरियर कर्वेचर ही बनाता है, यानी आगे की तरफ ये कॉन्वेक्स बनाता है, इसको भी एंटीरियर कॉन्वेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो थोरेसिक कर्वेचर है और ये जो सैक्रल कर्वेचर है इसको हम लोग कहते हैं पीछे की तरफ कर्वेचर चला गया, कॉन्वेक्स अब पीछे चला गया, ऐसे हो गया, यहाँ भी ऐसे हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर, पीछे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर। और कॉन्वेक्स बनाया है कॉन्वेक्स सिटी, ठीक है। और इसको भी हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर कॉन्वेक्सिटी। सैक्रल कर्वेचर को और थोरेसिक कर्वेचर को अगर इसमें कर्वेचर में एक्सेसिव बेंडिंग आ जाए उसको हम लोग कहेंगे काइफोसिस, काइफोसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव, अधिकता, एक्सेसिव कर्व इन थोरेसिक वर्टिब्रा एंड लंबर, यहाँ भी है एंड पोस्टीरियर कर्वेचर। तो यहाँ पर होगा लंबर लॉर्डोसिस वाले रीजन में काइफोसिस होगा, एक्सेसिव कर्व हो जाएगा। अब आज हम लोग का ये है नॉर्मल। अगर यही कर्वेचर जो पोस्टीरियर कर्वेचर है चेस्ट वाला रीजन का वो ऐसे हो जाए, ऐसे, अभी ऐसे है, अगर ऐसे हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में उठ जाएगा और आदमी बेंड हो जाएगा। उसी को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं का है कुबड़ा, कहाँ जा रहा है, कुबड़ा, कुबड़ आदमी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अब आप कहिएगा क्या जी, आपका तो थोरेसिक जो कर्वेचर है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो तो एक्सेसिव बेंड कर गया है, बेंड कर गया, वो ऐसे कुबड़ा, ये उभार हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही लंबर वाले में हो जाएगा। लंबर वाले में अगर, लंबर वाले में भी अगर सॉरी सैक्रल वाले में
भी काइफोसिस होगा, उसमें भी होगा तो आदमी ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं ऐसे। और ये लंबर वाले लीजन में लंबर कर्वेचर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब हम लोग कर्वेचर की बात हो गई, ठीक है। कर्वेचर मीन्स झुकाव। तो ये झुकाव का महत्व क्या है आप लोग जान गए। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, जो अभी हम बताए कि जो एंटीरियर कर्वेचर है उसको हम लोग प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं, प्राथमिक कर्वेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो वैसे सोया रहता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या होगी, ऐसे हो ही रहेगी। लेकिन जब जैसे 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 वो ग्रोथ करता है, हाथ पैर मारने लगता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी अपने कर्वेचर बनाने लगती है, यानी कि ऐसे 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 बनाने लगती है। तो ये जो सर्वाइकल है और ये जो लंबर है ये एंटीरियर होता है और ये भी एंटीरियर कर्वेचर होता है। दोनों को हम लोग प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा जब जन्म ले लेगा और धीरे धीरे माँ बन के जब चलता है तो इसी कर्वेचर के वजह से वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। अगर आदमी में ये कर्वेचर आ जाए और इस कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाए, लॉर्डोसिस हो जाए, तो आदमी झुक करके ऐसे चलने लगेगा, ठीक है, ऐसे झुक करके चलने लगेगा। लंबर वाले रीजन में आ जाए तो ऐसे झुक के चलने लगेगा, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और तो इसीलिए इसको प्राइमरी कर्वेचर कहा गया कि जब शुरू में आदमी जब चलता है तो ऐसे चलता है, धीरे 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 उसका कर्वेचर का जो शेप है वो चेंज होते जाता है और ऐसे वो कर्वेचर बना लेता है। और जो पोस्टीरियर कर्वेचर था, थोरेसिक वाला और आपका ये सैक्रल वाला, इसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीय झुकाव। ये बाद में डेवलप होता है, पहले एंटीरियर डेवलप क्योंकि बच्चा ऐसे झुक करके चलता है। ये काम क्या है इसका काम है अगर कोई पूछ दे कि पोस्टीरियर कर्वेचर और एंटीरियर कर्वेचर का काम क्या है, तो एंटीरियर कर्वेचर आपको एंटीरियर कर्वेचर थोरेसिक और पेल्विक रीजन के, थोरेसिक और पेल्विक रीजन के क्या कहते हैं हम लोग, ये मोटा मोटे हम बता देते हैं। जो कर्वेचर होता है वो फ्लैक्सिबल बनाता है, लचीलापन प्रदान करता है। जब जर्किंग पड़ता है, जब कोई जंप करता है आदमी, तो वर्टिब्रा पर जोर ज़्यादा नहीं पड़ता। इस कर्वेचर, इस झुकाव के ही वजह से ये एंटीरियर और पोस्टीरियर, और आदमी आराम से चलता है फिरता है। ये कर्वेचर अगर यही सीधा रहे तो आदमी एक ऊपर चला जाएगा, और जब जर्किंग पड़ेगी तो उस पर डायरेक्ट पड़ेगा लंबर सब पर, और वो क्रैक होने का, टूटने का डर रहता है। तो ये कर्वेचर भगवान ने बना दिया कि थोड़ा कम, यानी कि शॉक को ये सहने में मदद करता है कर्वेचर, ठीक है। अब कर्वेचर के बाद वर्टिब्रा का हम लोग बात कर लें। वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा का हम लोग एनाटॉमी पढ़ लें, एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रा, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रा। देखिए ये है वर्टिब्रा, तो ये इसका सुपीरियर व्यू है और ये उसका लेटरल व्यू है, यानी ऊपर से देखा जा रहा है और सामने साइड से देखा जा रहा है लेटरल व्यू से, तो ये चीज़ें आ रही हैं। अब सुपीरियर व्यू से ये एक वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा एक है, ठीक है, और एक वर्टिब्रा और एक वर्टिब्रा जोड़ करके 33 वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो वर्टिब्रा का पीछे वाला जो ये पार्ट है, इसको स्पाइनस प्रोसेज कहते हैं। प्रोसेज मीन्स होता है उभारनुमा संरचना, ठीक है। और ये भी उभारनुमा संरचना है, दो तरफ होता है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स प्रोसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेज, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेज कहते हैं ये। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेज हो गया दो, और ये हो गया स्पाइनस प्रोसेज। ट्रांसवर्स प्रोसेज जो होगा उसमें ये रिब्स है, पसलियाँ, वर्टिब्रा रिब्स जा कर के जुड़ेगी
ट्रांसवर्स प्रोसेज पे आकर के ट्रांसवर्स प्रोसेज के फैसेट पे, जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है, सॉरी ये कोस्टल फैसेट है। तो यहाँ पर ये है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कोस्टल फैसेट। क्या कहेंगे इसको? कोस्टल फैसेट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कोस्टल फैसेट। तो कोस्टल फैसेट कहाँ पर होगा? ट्रांसवर्स प्रोसेज में, उभारनुमा जो संरचना होती है। तो यहाँ जुड़ेगा रिब्स, ये रिब्स है, मान लीजिए छठा रिब्स का एक एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ जुड़ेगा। और ये बॉडी होती है वर्टिब्रा का, ये बॉडी होता है, ठीक है, ये बॉडी होता है। और यहीं पर पाया जाता है वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, वर्टिब्रल डिस्क। और यही देखिए ये बॉडी है, और ये बॉडी है, और इसी पर डिस्क है ये, और ये बॉडी पर जुड़ा क्या है? इसी पर है इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और इसी के ऊपर ठीक ऊपर जब आ जाएगा एक और वर्टिब्रा और चिपकते जाएगी इंटर वर्टिब्रल डिस्क से, जो फाइब्रोकार्टिलेज का बना रहता है, तो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस दो हो गई, स्पाइनस प्रोसेस एक हुआ, ये बॉडी हो गया, ठीक है। और ये हुआ कोस्टल फैसेट, और ये हुआ सुपीरियर कोस्टल फैसेट। तो ट्रांसवर्स का कोस्टल फैसेट और बॉडी का कोस्टल फैसेट, यहाँ से ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं अभी। ये ट्रांसवर्स का कोस्टल फैसेट है और ये बॉडी का कोस्टल फैसेट है, यहाँ सुपीरियर कोस्टल फैसेट। ठीक वैसे ही नीचे रहता है, ये जुड़ता किससे है? रिब्स से जुड़ेगा। और रिब्स दो जगह जुड़ेंगी, ये रिब्स का ट्यूबरिकल पार्ट है, ये कोस्टल फैसेट ट्रांसवर्स वाले पे जुड़ेगी, और ये बॉडी के पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से जोड़ के रखता है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ठीक है। ये है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट यहाँ पर, और ये जोड़ेगा एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से, ठीक है। ये सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों होता है, ऊपर में रहेगा सुपीरियर होगा और नीचे वाला जो रहेगा वो इन्फीरियर होगा, ठीक है, एक वर्टिब्रा में। ये लेटरल व्यू से दिख रहा है इसलिए सुपीरियर व्यू दिख रहा है, इन्फीरियर व्यू, लेकिन अगर ये सामने से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा ऊपर से, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये गोलाकार जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, छिद्र जो होता है। तो वर्टिब्रा इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जाता है, जो कि सेंसेशन को ले करके जाता है। तो ये उसकी वर्टिब्रा की एनाटॉमी हो गई, ठीक है। आप लोग जब वर्टिब्रा का एनाटॉमी देख लिए, आप वर्टिब्रा की एनाटॉमी जब आप समझ लिए, तो आपको हम 2 मिनट के अंदर आपको पूरी रिवाइज करा देते हैं। वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है? 33। जो 33 वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसमें सर्वाइकल होता है 7, थोरेसिक होता है 12, लंबर होता है 5, सैक्रम होता है 5 और कोकिक्स होता है 4। ये जो लंबर, सैक्रम और कोकिक्स होता है, ये वहाँ थोड़ा सा मिस किए हैं, उसको वहीं बता देना चाहिए, यहाँ बता देते हैं। फीटल लाइफ में ये आपस में मर्ज रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन जैसे न्यू बॉर्न जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो ये आपस में मर्ज होकर के एक बोन बनाते हैं, आपस में मर्ज होकर के। ये भी एक फीटल लाइफ में जब बड़ा होगा बच्चा या जन्म ले लेगा तो एक बोन काउंट होता है, लेकिन एक्चुअल में सैक्रम और कोकिक्स 5 बोन से सैक्रम और 4 बोन से कोकिक्स मिलके 33 बोन। इसमें जो 24 बोन होते हैं मूवेबल होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मूवेबल होंगे, हिलेंगे डुलेंगे। और ये जो सैक्रम और कोकिक्स ये इमूवेबल होंगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये हो गया। वर्टिब्रा का काम क्या है? तो सपोर्ट करता है हेड और ट्रंक को। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन का काम करता है। ये चीज़ें हो गई। मैसेज को, इम्पल्सेज को ऊपर नीचे ब्रेन तक ले जाने में भी मदद करता है वर्टिब्रा कॉलम। हाइट भी इससे नापा जाए, जिसका जितना वर्टिब्रल कॉलम बड़ा उतना हाइट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कर्वेचर की बात किए, तो कर्वेचर में ये कर्वेचर है
अब आपका यहाँ से यहाँ तक ये आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, ये पीछे की तरफ है, यहाँ भी फिर ये आगे की तरफ है, ये C1 है, ये C7 है, तो ये एंटीरियर कर्वेचर, ये पीछे की तरफ ऐसे कर्वेचर है तो पोस्टीरियर कर्वेचर, फिर यहाँ पर लंबर रीजन में एंटीरियर कर्वेचर, और ये फिर ये पूरा पेल्विक जिसमें सैक्रम और कोकिक्स आता है, ये पोस्टीरियर कर्वेचर होता है। तो एंटीरियर कर्वेचर को हम लोग प्राइमरी कर्वेचर कहते हैं, पोस्टीरियर कर्वेचर को सेकेंडरी कर्वेचर कहते हैं। क्यों कहते हैं बता चुके हैं, ठीक है। कर्वेचर का काम है झुकाव, जब जंप करता है कोई तो उस सॉफ्टेन को, मुलायम जो होती हैं उसमें डिस्क जो होती हैं उसको शॉक को सहने में मदद करती हैं। अगर वो पूरा हम डिटेल यहाँ पर बताए हैं। वर्टिब्रा का हम बता दिए एनाटॉमी कि वर्टिब्रा का अगर एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, वर्टिब्रा का एनाटॉमी का अगर पार्ट करते हैं तो बॉडी होता है, बॉडी पे इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो गद्दा नुमा संरचना पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेज होता है, उभार प्रोसेज में उभार होता है बोन में, ठीक है। उसके बाद आपका स्पाइनल प्रोसेज होता है, ये पीछे की तरफ होता है, ये मसल्स को जोड़ता है, ये भी मसल्स को जोड़ता है, बहुत सारा पार्ट। उसके बाद वर्टिब्रल फोरामेन होता है, फोरामीना होता है जिसमें स्पाइनल छिद्र होता है जो, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज है। और अगर कोई स्टूडेंट ड्रेसर में, DMLT में, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी में, सैनिटरी इंस्पेक्टर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन में एडमिशन लेना चाहते हैं और इच्छुक हैं पैरामेडिकल से कि हम पैरामेडिकल में मेरा स्कोप क्या है, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। एक कॉलेज है अल शाहीन पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मशरक, सारण, बिहार, छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिहार में। मशरक थाना के जस्ट पीछे है। मोबाइल नंबर है 9835082412, ये मोबाइल नंबर है। या फिर आप उसके वेबसाइट पर एक और नंबर दिया है 94 से, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा पर्सनल नंबर 9631294372, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी नीयत को बार बार कहते हैं साफ़ रखिए, किसी की बुराई नहीं कीजिए, भगवान आपको हमेशा साथ देंगे। और अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, प्यार करना ही है तो अपने माँ बाप से कीजिए, बहन से कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।